हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है। आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से अपने लिए प्रिपरेशन कर चुके होंगे और लास्ट टाइम में बस आपको रिवीजन करने हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक हिंदी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं कि हिंदी पढ़िए, और उसमें से ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा-थोड़ा आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो बार-बार रिपीट होता रहता है, उनको पढ़ लीजिए। और हम कोशिश करेंगे कि एक छोटा-सा 2-3 क्लास ले लें, जो कि हिंदी पे, वो आपके लिए इनफ होगा। तो इसके बीच में जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस है, वो हम आपको कवर कराते रहेंगे, ठीक है? तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देखेंगे। वन लाइनर फॉर्म में होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये पार्ट 1 रहने वाला है, इसका एक पार्ट और लाएंगे जिसमें पर्यावरण से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी वो हम कवर करेंगे, ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे और धड़ाधड़ क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। 50 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में कौन सा प्रदूषण होता है? तो ये सभी के सभी एक प्रकार के वायु प्रदूषण के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है? वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला है कि किस प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपसे BOD का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है कि BOD का मतलब क्या होता है। तो BOD का मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। किसके मापन में किया जाता है? तो ये जल प्रदूषण को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? किस प्रकार के ऑक्सीजन को मापने के लिए? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए BOD का इस्तेमाल किया जाता है। पैन क्या है? अब ये वाला पैन नहीं, जो ये वो वाला पेन नहीं है जो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में लगाते हैं। ये वो वाला पेन है जो कि पर्यावरण से पूछा जा रहा है। देखिए पेन एक प्रकार का वायु प्रदूषण रहता है। तो पेन का फुल फॉर्म अगर हम यहाँ पे देखें तो पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, जिसको हम लोग नेरी के नाम से जानते हैं। NEERI, नेरी कहा जाता है। और इसका स्थापना 1958 में किया गया था, जिसका मुख्यालय हम यहाँ पे कहते हैं नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है नेरी की स्थापना कब हुई थी, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो जैसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका सही आंसर आपको देना है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे और हमारा नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रखूंगा वो सभी के सभी महत्वपूर्ण है, तो अच्छे तरीके से ध्यान से मतलब याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि वायुमंडल में ओजोन परत से हमारी रक्षा किन किरणों से होती है, यानी ओजोन परत जो है वो किन किरणों से हमारी रक्षा करता है? तो परावैंगनिक किरण यानी अल्ट्रा वायलेट जो रे होता है, इससे हमें रक्षा प्रदान करता है, ठीक है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा ओजोन परत जो कि हमारे वातावरण के किस मंडल में पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था पृथ्वी के वायुमंडल, उसमें आपको सारी चीजें बताई गई थी। तो ओजोन मंडल जो होता है, यानी ओजोन जो परत होता है, वो समताप मंडल में देखने को मिलता है, समताप मंडल में देखने को मिलता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता रहता है। अच्छा, ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो किससे मापा जाता है? कोई परत नहीं, एक प्रकार का लेयर होता है, गैसों का ही लेयर है, ध्यान रखिएगा। तो ये मापा जाता है डबसन इकाई में, डबसन इकाई में मापा जाता है। इसकी मोटाई को डबसन इकाई में मापा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद है कि उस गैस का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा तो हम जानते हैं कि जो कि नाइट्रोजन है। यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर नाइट्रोजन है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कितना प्रतिशत होता है, तो चलो हम यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो नाइट्रोजन होता है वो होता है करीब आपका 78.08%, राइट? ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है आपका ऑक्सीजन आता है, ठीक है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना परसेंट? तो 20 दशमलव लगभग आपका हम कहते हैं 20.9 के आसपास आता है, 9 लगभग में आप ले लीजिए, लगभग 21% के आसपास, तो 20.98 या 95 होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आर्गन, ठीक है? आर्गन आता है जिसको हम AR कह सकते हैं, आर्गन। आर्गन कितने नंबर पे, मतलब आर्गन जो है इसकी परसेंटेज कितनी होती है? तो 0.93%, 0.93%।
और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत बार पूछा जाता है 0.03%, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर यहाँ पे आपने देख लिया आर्गन जो है वो 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा भी गया कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। पूछा जाता रहता है किस कारण की वजह से आकाश जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। आकाश का नीला होने का कारण क्या है, आकाश नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, लेकिन अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या रही, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछा जाए थीम क्या रही। तो थीम याद रखना है कि सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत जो हुई थी, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था वहां से स्टार्ट हुआ था। 1972 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण दिवस जो कि मनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। चलिए इसके बाद हम आगे के स्लाइड पे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड में देखिए क्या है। अगले स्लाइड में हमें देखने को मिलेगा कितने प्रतिशत भूभाग पर, क्या है कि कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा होता है 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। जैसे भूटान जो है वो कवर करता है इस तरह से, ठीक है, भूटान कवर करता है। अगला है कि ग्रीन पीस क्या होता है। ग्रीन पीस जो है वो क्या होता है, नाम बताइए। तो ग्रीन पीस एक प्रकार का पर्यावरण योजना है जिसकी स्थापना जो हुई थी ग्रीन पीस 1971 में कहाँ पर, तो कनाडा के वैंकूवर में हुआ था। कनाडा के वैंकूवर में। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में पड़ता है। यानी स्थापना तो हुआ था कनाडा के अंतर्गत, लेकिन इसका मुख्यालय पड़ता है आपका एम्स्टर्डम में। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अगला है कि चिपको आंदोलन किस उद्देश्य के लिए चलाया गया था। चिपको आंदोलन आपको पता है 1973 के साथ, जो कि पहले पड़ता था, ये आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता था, जो कि चमोली, लेकिन अब ये आपका उत्तराखंड में आता है। जिसके प्रवर्तक कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, राइट, सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो ये वनों की सुरक्षा के लिए, वनों की कटाई को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। और इसी तरह से एक था आपका एपिको आंदोलन, जो कि आपका ये संबंध है कर्नाटक के साथ, ठीक है, एपिको आंदोलन। अगला है कि पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो पर्यावरण विभाग की जो स्थापना भारत सरकार ने 1980 में किया था। ये डेट याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न भी रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे इनको छोड़ना नहीं है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि यूएनईपी का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है। तो सबसे पहले यूएनईपी का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। ये ध्यान रखिए, यानी कि ये आपका मुख्यालय पड़ता है नैरोबी के अंतर्गत। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या अपनाया गया। तो प्रतीक चिन्ह के रूप में जो पांडा है उसको अपनाया गया। विश्व वन्यजीव कोष एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी, यानी 1961 में की गई थी। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नगर में स्थित है। इस संगठन का लक्ष्य वन्य जीव का संरक्षण करना तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना है। तो ये इसके उद्देश्य को भी याद रखिए। टाइगर स्टेट के रूप में किसको जानते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जानते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार टाइगर की जो संख्या वो कितनी है भारत में, तो 3167 हो गई है। भारत में टाइगर की जो संख्या है, बाघों की संख्या वो 3167 हो गई है, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि किसने वन महोत्सव का आरंभ किया था। तो वन महोत्सव जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वन महोत्सव आरंभ किया गया था के मुंशी के द्वारा, ये प्रश्न ध्यान रखिए। लेकिन इससे जुड़ी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, वन सप्ताह कब मनाया जाता है, इस तरह से। तो देखिए वन महोत्सव जिसका अर्थ होता है पेड़ों का त्योहार, भारत में जुलाई के पहले सप्ताह में, ऐसे भी पूछा गया कब मनाया जाता है, तो जुलाई के पहले सप्ताह। पहले सप्ताह का मतलब 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक ये मनाया जाता है। 1950 से भारत में यह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक एक सप्ताह तक मनाया जाता है। भारत में एक सप्ताह के वृक्षारोपण वन महोत्सव की जो शुरुआत हुई वो के मुंशी ने किया था, यानी इनका पूरा नाम जो है वो कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी है। के मुंशी के नाम से हम इनको जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ध्यान रखिएगा। किसने स्टार्ट किया था, के मुंशी ने स्टार्ट किया था, राइट। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है, जो कि हमने देखा था 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर आगे क्या कह रहा है कि सफोकेशन क्या होता है। ये आप हमेशा सुनते थे कि मास्क लगाने से सफोकेशन होता है हमें। तो सफोकेशन मतलब होता है कि ऑक्सीजन की कमी का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो
जैसे कि अगर हम मास्क लगाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब थोड़ा सा लगता है कि यार घुटन सा, तो उसी को कहते हैं सफोकेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास्क लगाने से ही होता है, कहीं भी रहने पर अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसा जो यहाँ आपका जो माहौल है वो सफोकेशन टाइप का हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल, टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 50 क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहते एग्जाम्स में, तो इसको छोड़ना नहीं है। 20 क्वेश्चन क्या है कि उस गैस का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा ओजोन क्षयकारी मानी जाती है, यानी ओजोन के क्षरण में सबसे ज्यादा इस गैस का जो कि रोल होता है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैस होती है वो ज्यादातर फ्रीज AC से निकलता रहता है, तो ये एक तरह से हानिकारक होता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष जो परिणाम होता है ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होता है, तो ग्रीन हाउस देखिए यहाँ से प्रश्न सबसे पहले ये पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस की जो अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत किया था, तो ग्रीन हाउस की अवधारणा को जोसेफ फ्यूरियर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। और ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है कि पृथ्वी के ताप को ये बढ़ाता है, जिससे बहुत सारी घटनाएं जो होती है जो कि नहीं होनी चाहिए, और इसमें सबसे ज्यादा जो होता है प्रॉब्लम होता है वो ग्लेशियर का पिघलना। अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो बर्फ है वो पिघलता है, और बर्फ पिघलने से क्या होता है कि समुद्र का जो स्तर होगा वो बढ़ेगा, और समुद्र का स्तर जब बढ़ेगा तो उसके आसपास के जो इलाके होंगे उन पर खतरा रहेगा, डर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज होता है, सबसे ज्यादा जो डर होता है वो ग्लेशियर का पिघलने का डर होता है। सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, सबसे अधिक जो जैव विविधता होती है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं। देखिए जैव विविधता की बात आ रही है तो जैव विविधता पे ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। इसका थीम हम आपको आगे बताएंगे। अगला है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, लखनऊ के अंतर्गत स्थित है, लखनऊ के अंतर्गत स्थित है। आधा लगभग कंप्लीट हो गया, तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो लाने में आप समझ सकते हो कि कितना टाइम लगता होगा, मेहनत लगता होगा, तो यार आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो। तो इस वीडियो का लाइक्स हम आज रखते हैं 400 लाइक्स का, ठीक है, 400 लाइक्स कंप्लीट करिए ताकि हमें अच्छा लगे और नेक्स्ट इसका पार्ट जल्द से जल्द आपके सामने रखा जाए। अब देखिए पृथ्वी दिवस, तो प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस, जल दिवस, पर्यावरण दिवस, जैव विविधता दिवस, इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट वाले पर्यावरण से जुड़े उनको याद रखना है। तो देखिए 22 अप्रैल, एक चीज होता है कंफ्यूजन होता है कि 22 अप्रैल 22 मार्च होता है कि नहीं होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए WE याद रखो, चलो ई को कैपिटल कर लेते हैं, WE वी मतलब हमें जरूरत है, इस तरह से याद रखो। वी नीडेड, इन दोनों चीजों की जरूरत हमें, पृथ्वी मतलब हमारे लिए जरूरत है ही, और अर्थ यानी W का मतलब वाटर और ई का मतलब हो गया आपका अर्थ, वी नीडेड हमें जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका हो गया कि पहले आपको W हमने रखा है, बाद में ई रखा है, तो पहले जो आता है वो 22 मार्च आएगा, 22 मार्च को जल दिवस, और 22 अप्रैल को हम मनाते हैं, 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा, W का मतलब हो गया वाटर यानी कि विश्व जल दिवस हो गया आपका 22 मार्च, और ई का मतलब हो गया अर्थ, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया, याद रख लीजिएगा। अब इसका थीम की बात करें तो देखिए ध्यान रखिएगा कि थीम 2023 का क्या है विश्व पृथ्वी दिवस का, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, हमारे ग्रहों में, हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ये इस वर्ष का थीम था। तो ध्यान रखिएगा पूछा जाता रहता है। विश्व जल दिवस 2023 का थीम क्या है, तो जल दिवस तो आपने बता दिया 22 मार्च को। इस वर्ष का थीम क्या है कि जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखिए कि एक्सेलरेटिंग जो चेंज है ये इसका थीम रखा गया था, एक्सेलरेटिंग चेंज, एक्सेलरेटिंग चेंज। 2023 की थीम किसके संदर्भ में, तो ये आपका जैव विविधता के संदर्भ में बात की जा रही है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, जैव विविधता प्रत्येक वर्ष 22 मई को, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई तीनों 22 से संबंधित, ये याद रखना है। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों पर्यावरण से ही जुड़ा है, तो तीनों याद रखिए। और इस वर्ष का जो थीम रहा है वो यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। तो इतना भी याद रख लीजिएगा तो काम चल जाएगा कि फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं, भविष्य के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को जाना जाता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसे हम लोग भविष्य के ईंधन के रूप में क्यों जानते हैं,
पूछा जाएगा ना कि क्यों जाना जाता है। तो अभी हम जानते हैं कि जैसे कि ईंधन का इस्तेमाल करते हैं तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बहुत सारे धुआं वगैरह वगैरह पर्यावरण को नुकसान पड़ता है, तो प्रदूषण निकलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन को जलाने से क्या होता है कि प्रदूषण बिल्कुल भी ना के बराबर होता है, जिस वजह से कहा जाता है कि फ्यूचर में इसका इस्तेमाल किया जाएगा ईंधन के रूप में, तो भविष्य का ईंधन इसको कहा जाता है हाइड्रोजन। ठीक है। रेड डाटा बुक क्या होता है? तो रेड डाटा बुक के अंतर्गत विलुप्त के संकट से ग्रस्त जो जीव होते हैं इनको इसमें रखा जाता है रेड डाटा बुक में, यानी जो विलुप्त के संकट से है ग्रस्त है उनको रखा जाता है इसके अंतर्गत, तो ये ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, इसमें हमारा क्या कह रहा है, इसमें है रेड डाटा बुक के बारे में और अच्छे तरीके से बताया गया। तो कह रहे कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN के द्वारा, जो कि 1968 में किया गया पहली बार। रेड डाटा बुक IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित की जाती है। रेड डाटा बुक में संकटाग्रस्त प्रजातियों को पूरी सूची इसमें दी जाती है, जो कि मतलब विलुप्त होने के कगार पे रहते हैं, संकटाग्रस्त हैं, तो उनको इस डेटा बुक में शामिल किया जाता है। CNG क्या पूरा नाम क्या होता है? CNG का पूरा नाम बताइए क्या होता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद ताजमहल के क्षरण होने और उसके पीले पड़ने का मुख्य कारण क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि अभी जो ताजमहल है उस पर थोड़ा सा पीलापन देखने को मिलता है, पूरी तरह से व्हाइट नहीं है जिस तरह से वो पहले हुआ करता था। तो इसका कारण है अम्लीय वर्षा। अब ये अम्लीय वर्षा क्या होता है? तो प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय वर्षा होती है। देखिए अम्लीय वर्षा में जो pH वैल्यू होता है वो 5.6 से कम होता है। pH वैल्यू 5.6 से थोड़ा सा कम, मतलब ज्यादा नहीं होता, कम ही होता है। इसका कारण है कि यह पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, जो अम्लीय वर्षा होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, के साथ क्रिया करने से होता है। ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 होगा, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। यानी जो अम्लीय वर्षा है वो एक तरह से कह सकते हैं तेजाब की वर्षा ही होती है, जहां पर गिरेगा समझो कि जला देगा। तो ये ध्यान रखें, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का मिश्रण होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि देश की पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? देश का पारिस्थितिकी और अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र बेंगलोर के अंतर्गत, कर्नाटक के बेंगलोर में पारिस्थितिकी, देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने लगा रखे हैं, तीनों पॉइंट्स ध्यान से पढ़िएगा। पहला पॉइंट कि पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी है, शब्द जो है वो जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल के द्वारा गढ़ा गया था, यानी पारिस्थितिकी इकोलॉजी जो शब्द है वो अर्नेस्ट हैकल ने गढ़ा था। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, इकोसिस्टम जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र, इसका शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टॉन्सले ने सर्वप्रथम 1935 में दिया हुआ था। ये करीब 1860 के दशक में इन्होंने दिया था। रामदेव मिश्र को भारत में पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है, भारत में आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक भी कह सकते हैं, तो रामदेव मिश्र को माना जाता है। एक मैंने वीडियो भी हाल ही में बनाया था, मतलब टाइम हो गया कुछ, जिसमें आपको फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारे पॉइंट्स उसमें मैंने कवर किया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपका एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ ही चीज़ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। हो सके तो मैं एक इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें इंक्लूड कर दूंगा उस चीज़ को। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र पड़ता है अहमदाबाद के अंतर्गत, गुजरात के अहमदाबाद में। विश्व वानिकी दिवस जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो वन दिवस कह सकते हैं। 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का जो थीम है वो क्या है? वन और स्वास्थ्य। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? चलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल ही सकता है। अगला है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून के अंतर्गत पड़ता है, जिसकी स्थापना जून 1981 में की गई थी। इसका मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में पड़ता है, तो ये डेट भी याद रखिएगा, जून 1981। और प्रत्येक 2 वर्षों पर जो हमारा वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया था वो इसी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, वन सर्वेक्षण के द्वारा। भारतीय वन प्रबंध कहाँ स्थित है? प्रबंधन संस्थान भोपाल के अंतर्गत। ये दोनों प्रश्न हमेशा रिपीट होता है। अगला है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन किन जगह पर हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन आपका 1992 में रियो डी जेनेरियो, जानते हैं जिसको रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 3 से लेकर के 14 जून 1992 को हुआ था। ठीक है, तो
इसको याद रहेगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। इसके बाद अगला सवाल क्या है, भारत की जलवायु कैसी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। सबसे पहले भारत के मानसून का वर्णन किसने किया था, तो अलम सुदी जो था वो अरब विद्वान उसी ने भारत के मानसून के बारे में सबसे पहले वर्णन किया। गरजता चालीसा किस प्रकार की पवन है। देखिए गरजता चालीसा, जो प्रचंड पचासा है, चीखता साठा है, ये सभी के सभी दक्षिणी जो गोलार्ध है उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। उसी के मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जो पवन चलती है उसी में कहा जाता है। तो गरजता चालीसा एक प्रकार का पछुआ पवन होता है। अब इसके बारे में हम यहाँ पे देखिए लिखा रखा है, इसको पढ़ सकते हैं कि दोनों गोलार्धों में एक्चुअली चलता तो दोनों गोलार्धों में, लेकिन हम जो कहते हैं जैसे कि जो प्रचंड पचासा, गरजता चालीसा, ये सब जो होता है इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध में जो चलती हैं उनको कहा जाता है, लेकिन ये चलता दोनों में होता है। तो दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री कटिबंधों में, और उप कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब जो कि हम कहते हैं यहाँ पे देखिए 60 होगा, 60 डिग्री से 65 डिग्री कटिबंधों की ओर चलने वाली जो स्थायी पवन होती है उसी को कहा जाता है इस तरह के पछुआ पवन। तो इनकी पश्चिमी दिशा के कारण इन्हें पछुआ पवन कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे पूछा सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन की गति अधिक क्यों होती है। यानी देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो चलता दोनों में है, दोनों गोलार्ध में चलता है, लेकिन होता क्या है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में ये थोड़ा सा अधिक होता है, इसकी गति अधिक होता है। क्यों, तो इसका कारण ये है कि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र का जो विशाल विस्तार होता है और इसलिए पछुआ पवनें भयानक गति प्राप्त करती है। यानी काफी ज्यादा, अगर उत्तरी से दक्षिणी की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो समुद्र है उसका काफी विशाल मतलब बड़ा है, इस वजह से हम कह सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारा बनता है, देखिए ध्यान से, कि सूक्ष्म जीवों के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के अवशेष अवसादी चट्टानों के अंतर्गत मिलते हैं। अवसादी चट्टान आप सभी को पता है कि पृथ्वी के नीचे कई वर्षों के बाद जो कह सकते हैं जीव, मतलब कि जितने भी वातावरण में घटनाएं हुई हैं उनसे कई वर्षों के बाद ये मिलकर के बनते हैं सड़ने गलने के बाद। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि जिसमें जीवाश्म पाया जाता है, कोल, पेट्रोलियम, गैस इसी संबंधित होता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि कोल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, वो किस प्रकार के चट्टानों के उदाहरण होते हैं, तो अवसादी चट्टान, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। अवसादी चट्टानों में अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं और अवसादी चट्टानें मिट्टी के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि अवसादी चट्टानों को हम लोग परतदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, परतदार चट्टान भी इसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि जीवमंडल और वातावरण के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है। जीवमंडल और वातावरण के बीच संबंध को पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। उस जगह का नाम बताइए जहां पर जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। यानी भारत में जो जाड़े के दिनों में वर्षा होती है वो है हमारा तमिलनाडु के तट पर, जिसको कोरोमंडल तट भी कह सकते हैं। इसमें होता यह है कि लौटते हुए मानसून से इसमें वर्षा होती है। जनरली हम जानते हैं कि भारत में जो ज्यादा वर्षा होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, केरल में स्टार्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे उत्तरी भागों में आता है, लेकिन तमिलनाडु पर वर्षा वहां पर नहीं होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसमें आपका लौटते हुए मानसून जाड़े के मौसम में होता है तमिलनाडु के द्वारा, मतलब तमिलनाडु में। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत जो होता है वो सूर्य होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट हुआ है, तो आगे देखते हैं, चलिए। इसके बाद देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन को क्या कहा जाता है। यानी पर्यावरण के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। फेरल का नियम किससे संबंधित है। देखिए फेरल का नियम जो संबंधित है वो पवनों की दिशा से संबंधित है। ये प्रश्न हमेशा रिपीट हुआ है। अब फेरल का नियम एक्चुअली है क्या, तो इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी के गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये लाइन याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर मुड़ जाती है। किस कारण से, तो फेरल के नियम के अनुसार जो होता है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसको कहते हैं, तो ओजोन परत को कहा जाता है।
ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष अब हम कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था, तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 बना था। ये भी याद रखिएगा, ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा क्योंकि रिपीट होता रहता है ये। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग अगले सवाल पे आते हैं जो कि अंतिम चल रहा है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था, ये भी प्रश्न अभी हाल ही में पेपर में आया हुआ था 1974। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण जो अधिनियम है वो 1974 में। वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून के अंतर्गत। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर है, तो कोयम्बटूर में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पड़ता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित किससे, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से ही। तो 1987 में, देखिए ध्यान रखेगा, यहाँ से आपको एक चीज बताता हूँ, इस पर हस्ताक्षर जो किया गया था, इस पर जो हस्ताक्षर किया गया था वो किया गया था कब, तो 16 सितंबर 1987 को, ठीक है। लेकिन अगर ये लागू की बात करें तो लागू हुआ था 1 जनवरी 1989 को। तो अगर क्वेश्चन हस्ताक्षर के पूछा जाए तो ध्यान रखें इस डेट को पूछा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया गया था, तो 1987 को, 16 सितंबर 1987 को। लेकिन ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू कब हुआ, तो 1 जनवरी 1989 को ये लागू हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और जब ये हस्ताक्षर हुआ 16 सितंबर को, इसी के रूप में, इसीलिए 16 सितंबर को ही प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट, क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं, और लास्ट क्वेश्चन से ही आपने देखा होगा कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पर भी तो आपको लाइक करना बनता है, तो एक लाइक जरूर करिए। अब ऐसा नहीं कि जो लोग लाइक कर दिए थे पहले से फिर से लाइक कर देना यार, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो ध्यान रखिए। अगला देखिए क्या कह रहा है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई थी, तो गिद्ध संरक्षण 2006 से, गैंडा संरक्षण परियोजना 1987, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975, और बाघ संरक्षण जो परियोजना है जिसको टाइगर हम कहते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, और लायन प्रोजेक्ट की बात करें तो 1972 हो जाएगा। हाथी परियोजना 1999 होता है, 1992 होता है, 1992। देखिए इसको हम अलग से एक बार आपके सामने रखेंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि ये बस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके बाद भी हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको ये जो परियोजनाएं हैं, परियोजना से रिलेटेड आपको सब कुछ एक साथ रखेंगे, क्योंकि इसमें मगरमच्छ परियोजना, हाथी परियोजना, सब कुछ एक साथ रखेंगे ताकि एक जगह मिल जाएगा, तो याद रखने में थोड़ा सा आपको सहूलियत होगी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये 50 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि सारे सेलेक्टेड हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम 400 रखें, तो आई होप कि आप लोग 400 इस वीडियो पे जरूर कमेंट करके पूरा इसको करेंगे। तो जल्दी से कमेंट 400 लाइक्स कंप्लीट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।